Before starting the lecture, please subscribe my channel and like my video and also share it. अब जो है हम डिस्कस करेंगे सीज़र्स का ट्रीटमेंट। तो जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है या एंटी सीज़र ड्रग है वो बेसिकली जो है वो डिफरेंट मैकेनिज़्म के थ्रू एक्ट करता है और सीज़र्स की रिडक्शन करवाता है। सबसे पहला जो मैकेनिज़्म है वो मॉडिफिकेशन ऑफ आयन चैनल है, जिसमें इनहिबिशन करवाता है सोडियम चैनल फंक्शन की, इनहिबिशन करवाता है कैल्शियम चैनल फंक्शन का। अब जब इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो बेसिकली इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल फंक्शन है, ठीक है। अब जो सोडियम आयन चैनल है वो हमारे पास 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, या तो रेस्टिंग स्टेट में होता है, या तो ओपन एक्टिवेटेड स्टेट में होता है, या तो इनएक्टिवेटेड स्टेट में होता है। अब रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है कि जो एक गेट है, एक गेट हमारे पास प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के आउटसाइड, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में वो एक गेट क्लोज होता है और कोई भी सोडियम आयन इनसाइड मूव नहीं करता, ज़रा भी सोडियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं होता, ठीक है। अब सेकंड जो स्टेट है वो हमारे पास ओपन एक्टिवेटेड स्टेट है, जिसमें हमारे पास जो ए गेट है जो आउटसाइड द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ये ओपन होता है और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा होता है। थर्ड स्टेट हमारे पास इनएक्टिवेटेड स्टेट है, जिसमें एक गेट तो ओपन होता है लेकिन एक और गेट है जो इनसाइड द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसको आई गेट बोलते हैं, वो क्लोज होता है, जिसकी वजह से कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। अब जो एंटी कन्वर्जन ड्रग्स हैं या एंटी जो एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं ये हमारे पास बाइंड करता है इस इनएक्टिवेटेड सोडियम आयन चैनल्स के साथ। उसके बाद ये रिड्यूस करता है रोल ऑफ द रिकवरी ऑफ द सोडियम आयन चैनल फ्रॉम इनएक्टिवेशन, ठीक है। उसको इनएक्टिवेटेड स्टेट से जो उसकी रिकवरी है सोडियम आयन चैनल्स की उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से ये लिमिट करता है, ये रिड्यूस करता है न्यूरॉन्स की एबिलिटी टू फायर एट हाई फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। अब जो सेकंड मैकेनिज्म है बेसिकली इंक्रीज इनहिबिटरी GABAergic ट्रांसमिशन, ठीक है। अब जो GABA है वो बेसिकली हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इस मैकेनिज्म में क्या होता है, जो सेवरल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं लाइक फिनोबार्बिटॉल है, बेंजोडाइज़ेपिन है, ये एक्ट करते हैं GABA रिसेप्टर्स पे, GABA A रिसेप्टर्स पे, उनकी एक्टिवेशन को इन्हांस करते हैं। अब जो GABA A रिसेप्टर की जब एक्टिवेशन इन्हांस होगी तो ये फैसिलिटेट करेगा GABA मीडिएटेड ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड चैनल, जिसकी वजह से इनसाइड क्लोराइड का जो इन्फ्लक्स है सेल के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब बेसिकली इसका मैकेनिज्म अगर हम एक्सप्लेन करें इस तरह से तो जो GABAergic न्यूरॉन है वो रिलीज़ करता है हमारे पास GABA जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये GABA जो है ये जाके अटैच होता है GABA साइड ऑफ द GABA रिसेप्टर पे। जब ये GABA साइड ऑफ GABA रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा तो ये ओपन करेगा कैल्शियम आयन चैनल को, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स इंक्रीज़ होगा, एज अ रिज़ल्ट जो है वो हाइपरपोलराइजेशन होगी और उसकी वजह से इनहिबिशन होगी, और ये जो एक्शन पोटेंशियल की प्रोपगेशन है उसका जो प्रोपगेशन है उसको रिड्यूस करेगा। एज अ रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास सीज़र के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब जो थर्ड मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एक्ट करती हैं वो दैट इज़ डिक्रीज एक्साइटेटरी ग्लूटामेटर्जिक एक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ग्लूटामेटर्जिक न्यूरॉन है, वो रिलीज़ करता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये वहाँ से रिलीज़ होगा, आएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ये जाएगा जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है NMDA रिसेप्टर, AMPA रिसेप्टर्स, उनके ऊपर जो है वो ग्लूटामेट साइट है उन रिसेप्टर्स की, उस पर जाके ग्लूटामेट बाइंड हो जाएगा। जब उसके ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा उस रिसेप्टर्स के साथ तो एज अ रिज़ल्ट ओपन करेगा आयन चैनल्स को, जिसकी वजह से इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा सोडियम आयन का। जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा एज अ रिज़ल्ट डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, एक्साइटेशन से स्टार्ट होगी और सीजर्स का जो ऑनसेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो इस प्रोसेस में डिफरेंट जगह पे एक्ट करते हैं और इसको इनहिबिट करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं ताकि जो ऑनसेट ऑफ सीजर है वो कम से कम हो। अभी इसी तरह जो है वो लिमोट्रिगीन है, लिमोट्रिगीन जो है वो शुरू में ही जहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज़ हो रहा होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, उसके रिलीज़ को प्रिवेंट करता है। फेल्बामेट है वो बेसिकली क्या करता है कि वो आयन चैनल को क्लोज कर देता है और सोडियम आयन की एंट्री को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से नो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल की प्रोपगेशन नहीं होती और सीजर्स नहीं होते।
अब हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारे पास ओल्डेस्ट ड्रग्स हैं उनको भी और न्यूअर ड्रग उनको भी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिनाटोइन को। फिनाटोइन बेसिकली ओल्डेस्ट है, बहुत पुरानी है, नॉन सेडेटिव है, इसका जो सेडेशन वाला इफेक्ट है वो बहुत लो है। उसके बाद ये एंटी सीजर ड्रग है जिसे दैट इज़ प्रीवियसली नोन एज अ डायफिनाइल हाइड्रोटोइन। ठीक है, इसकी जो मोस्ट सॉल्युबल प्रो ड्रग प्रेजेंट है फिनाटोइन की वो हमारे पास है फॉस्फिनाटोइन और दैट इज़ यूज फॉर द पैरेंटल यूज़। अब पैरेंटल यूज़ क्या होता है कि वो उनमें पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इन ड्रग्स का, जो अदर देन द ओरल कैविटी एलिमेंट्री कैनाल के अलावा कोई भी बॉडी के थ्रू, कोई भी बॉडी के पार्ट के थ्रू ड्रग एंटर हो रही है तो उससे हम पैरेंटल यूज़ बोलेंगे, बेसिकली इंजेक्शन जिसमें हम आ जाते हैं। ठीक है, अब जो फॉस्फिनाटोइन है ये प्लाज्मा में जाके कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फिनाटोइन। ठीक है, अब अगर हम फिनाटोइन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो इसके बेसिकली जो मेन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो ये कि सोडियम आयन के चैनल को, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल हैं उनको ब्लॉक कर देगा। जब सोडियम आयन का चैनल ब्लॉक होगा तो उसकी वजह से जो हाई फ्रिक्वेंसी रिपीटेटिव फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल है न्यूरॉन्स की वो इनहिबिट हो जाएगी। जब वो इनहिबिट होगी तो स्लो रिकवरी होगी सोडियम आयन चैनल की फ्रॉम द इनएक्टिवेटेड स्टेट। प्रोलॉन्ग इनएक्टिवेशन हो जाएगी सोडियम आयन चैनल्स की, उसकी वजह से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं होगा। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, उसकी वजह से जो है सीजर्स का ऑनसेट रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो प्री साइनेप्टिक एक्शन है वो हमारे पास क्या है कि पोटेशियम आयन को और कैल्शियम आयन की कंडक्टर्स को ऑल्टर कर देता है। उसके अलावा ये इन्हांस करता है गाबा की रिलीज़ को, दैट इज़ गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। वो बेसिकली जो है वो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जब गाबा का रिलीज़ इंक्रीज़ होगा उसकी वजह से जो प्रोपगेशन है एक्शन पोटेंशियल की वो रिड्यूस हो जाएगी और ऑनसेट ऑफ सीजर जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। और ये डिक्रीज़ करता है रिलीज़ ऑफ द ग्लूटामेट। ग्लूटामेट एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर है। जब ग्लूटामेट रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन प्रोपगेशन होती है और सीजर का ऑनसेट होता है। लेकिन जब ग्लूटामेट का रिलीज़ ही डिक्रीज़ हो जाएगा तो इसकी जो है वो पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल की प्रोपगेशन नहीं होगी और सीजर्स का ऑनसेट कम हो जाएगा। अब इसके यूजेस देखें तो ये बेसिकली जो फिनाटोइन है वो पार्शियल सीजर के लिए यूज़ होता है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक के लिए यूज़ होता है, एब्सेंट सीजर के लिए यूज़ नहीं होता। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जो नॉन सीजर इसकी इंडिकेशन है वो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है। बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो लेके जाती है सेंसेशन फेस से ब्रेन तक। उसके बाद ये यूज़ करते हैं हम इसे एंटी एरिथमिक के लिए, जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम है उसको सप्रेस करने के लिए। अब फिनाटोइन के डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट भी हैं। ठीक है, अब जो इसके डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट है और जो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं वो हमारे पास निस्टिग्मस है जिसमें आई की रिपीटेटिव अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है। एटैक्सिया है जिसमें जितने भी वॉलंटरी मसल हैं उनकी कोऑर्डिनेशन में इशू आता है। डिप्लोपिया है जिसमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट दो दो नज़र आता है। ये बेसिकली डोज रिलेटेड है। अब जो डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं डोज की मैनेजमेंट करके प्रॉपर। अगर फिनाटोइन को हायर डोज में दिया जाए तो उसकी वजह से जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो ऑल्टर हो जाता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है। अब अगर फिनाटोइन को हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए दें तो जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोलेजन की जो मेटाबॉलिज्म है उसकी इनहिबिशन हो जाती है। जब कोलेजन मेटाबोलाइज ही नहीं हो रहा तो जो गम टिश्यूज़ हैं अराउंड द टीथ उनकी जो है वो ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो इसे हम जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास हिरोसिटिज्म है जिसमें हमारे पास बॉडी के जो हेयर हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है उन एरियाज़ में जिनमें नॉर्मली जो है वो जो हेयर है वो एब्सेंट होते हैं या प्रेजेंट या तो बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद कोर्सिंग ऑफ द फेशियल फीचर्स हैं। ये बेसिकली इनबॉर्न एरर है। लाइक इसमें हमारे पास लार्ज बल्जिंग हेड होता है, स्काल्प की जो वेन है वो प्रोमिनेंट होती हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक इरिटेशन आ जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्रिएट करता है लाइक स्किन रैशेज़ वगैरह, फीवर वगैरह। ठीक है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाते हैं फिनाटोइन के। अब हम जो नेक्स्ट ड्रग है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कार्बामेज़ेपिन। कार्बामेज़ेपिन को हम जो मेनली यूज़ करते हैं, प्राइमरीली यूज़ करते हैं वो पार्शियल सीजर्स के लिए या टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए, लेकिन फिनाटोइन की तरह इसे हम एब्सेंट सीजर के लिए यूज़ नहीं करते। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है कि कार्बामेज़ेपिन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ केमिकली रिलेटेड विद द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। क्या मतलब? इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 रिंग्स होते हैं जो अटैच विद ईच अदर। ठीक है, अब
जिस तरह फिनाटोइन का हमारे पास प्रोडक्ट प्रेजेंट था फॉस्फिनाटोइन, उसी तरह कार्बामेज़ेपिन का प्रोडक्ट प्रेजेंट है दैट इज़ ऑक्सकार्बाजेपिन, ठीक है, जो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है अपने मेन एक्टिव मेटाबोलाइट में। अब कार्बामेज़ेपिन का जो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करें तो दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ द फिनाटोइन, ठीक है। ये क्या करता है, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है उनके जो है वो क्लोज कर देता है, इनिबिट कर देता है। उसकी वजह से जो हाई फ्रिक्वेंसी रिपीटेटिव फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल है न्यूरॉन में वो इनिबिट हो जाती है। जब वो इनिबिट हो जाएगी तो सोडियम आयन की जो रिकवरी है फ्रॉम आयन चैनल की जो रिकवरी है फ्रॉम इनएक्टिवेटेड स्टेट वो स्लो हो जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी। उसकी वजह से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं होगा। जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल की प्रोपोगेशन नहीं होगी, एज अ रिजल्ट ऑनसेट ऑफ सीजर नहीं होगा। अब इसके अलावा ये प्री साइनेप्टिकली एक्ट करता है टू डिक्रीज द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब इसके एडवर्स इफेक्ट डिस्कस करें तो डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास डिप्लोपिया आ जाता है, एटेक्सिया आ जाता है, साथ में माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट्स आते हैं। लेकिन अब डोज रिलेटेड जो है ये तो हम मैनेज कर सकते हैं डोज को मैनेज करके, ठीक है। उसके अलावा जो इसके एडवर्स इफेक्ट है वो अनस्टेडीनेस है, ड्राउजीनेस है, हाइपोनेट्रीमिया आ जाता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन आ जाती है। बेसिकली एंटी डायूरेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है क्योंकि एडीएच की जो रिलीज़ है, एडीएच जो है प्रोडक्शन है वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एडीएच है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब जो थर्ड ड्रग हम डिस्कस करेंगे दैट आर द बार्बिचुरेट्स, फिनोबार्बिटॉन। अब जो बार्बिचुरिक एसिड है उसके 4 डेरिवेटिव्स हैं और वो चारों के चारों यूज़ करते हैं एज अ एंटी सीजर ड्रग, जिसमें सबसे पहले है फिनोबार्बिटॉल। फिनोबार्बिटॉल बेसिकली फर्स्ट इफेक्टिव एंटी सीजर ड्रग है। इसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है, ये इनएक्सपेंसिव होती है और स्टिल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत इफेक्टिव है। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो हमारे पास ये फिनोबार्बिटॉल ही यूज़ होती है। अब बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि ये अफेक्टिव है सारे के सारे अडल्ट सीजर्स की टाइप, सारे के सारे जितनी टाइप्स हैं अडल्ट सीजर्स की उनके लिए, लेकिन स्पेशली इफेक्टिव है टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए और जो फोकल सीजर्स है सिंपल और कॉम्प्लेक्स उनके लिए। इसका बेसिकली मैकेनिज्म क्या है कि ये इन्हांस करता है इनिबिटरी प्रोसेस को और सप्रेस करता है जो हमारे पास एक्साइटेटरी प्रोसेस है उसको। तो इनडायरेक्ट ये सप्रेस करेगा जो नॉर्मल न्यूरॉन्स हैं उनको। अब सेकंड जो है दैट इज़ अ मेफोबार्बिटॉल, दैट इज़ अ मिथाइलेटेड फिनोबार्बिटॉल। फिर मेथोबार्बिटॉल है दैट इज़ मिथाइलेटेड बार्बिटॉल। अब ये दोनों जो है मेफोबार्बिटॉल और मेथोबार्बिटॉल ये जो है वो इन वीवो जो है वो मिथाइलेटेड होंगे, ठीक है। अब जो फोर्थ वन दैट इज़ अ पिरिमिडॉन। पिरिमिडॉन जो है वो बार्बिचुरेट लाइक ड्रग ही है, ठीक है। और जब कोई और ड्रग जो है रिस्पॉन्ड नहीं करी होती फोकल सीजर से पार्शियल सीजर टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए तो हम उसके लिए पिरिमिडॉन यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स। तो अब जो फिनोबार्बिटॉल है ये बाइंड करेगा हमारे पास गैबा ए रिसेप्टर्स के साथ। जब ये गैबा ए रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो ये इन्हांस करेगा गैबा मीडिएटेड रिसेप्टर मीडिएटेड करंट्स को। वो क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग करेंगे क्लोराइड आयन चैनल जो है उनकी ओपनिंग को। एज अ रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड आयन मूव करेंगे इनसाइड, हाइपरपोलराइजेशन होगी और जो एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट कर देगी। सेकंड जो है बेसिकली बार्बिचुरेट क्या करता है, जो कैल्शियम आयन करंट है कैल्शियम को अंदर आने से रोकता है, ठीक है, कैल्शियम ब्लॉक कर देता है। उसके अलावा ये डिप्रेस करता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को, ठीक है, दैट इज़ अ ग्लूटामेट, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को उसकी ट्रांसमिशन को डिप्रेस कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। अब अगर इसके क्लिनिकल यूजेस देखें तो क्लिनिकल बेसिकली यूज़ होता है टू ट्रीट द पार्शियल सीजर, जनरलाइज सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर, और ये यूज़ होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस में। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है कि इससे सिडेशन कॉज होती है, निस्टैग्मस होता है, एटेक्सिया होता है, उसके अलावा फॉलेट डिफिशिएंसी आ जाता है, विटामिन के आ जाके इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर उसके बाद स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट आ गए। अच्छा, अब ये फोर्थ ड्रग जो है दैट इज़ अ सक्सिनामाइड। अभी तक हमने जितनी ड्रग डिस्कस की हैं हमने उनमें ये चीज़ पॉइंट डिस्कस किया था कि उनमें से कोई भी एब्सेंट सीजर के लिए यूज़ नहीं होती। तो सक्सिनामाइड जो है बेसिकली एब्सेंट सीजर के लिए यूज़ होती है। अब मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊँगी रीज़न क्यों बाकी जो ड्रग्स हैं वो एब्सेंट सीजर के लिए यूज़ नहीं होती और स्पेसिफिक ये ड्रग ही एब्सेंट सीजर के लिए यूज़ होती है, तो हम डिस्कस करते हैं इसमें। अब बेसिकली 3 एंटी सीजर सक्सिनामाइड्स हैं। एक हमारे पास एथोसक्सिमाइड है, एक फेनसक्सिमाइड और मेथसक्सिमाइड है, ठीक है। जो एथोसक्सिमाइड है वो बेसिकली प्राइमरी ड्रग है हम एब्सेंट सीजर के लिए जो देते हैं, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। अब जो एब्सेंट सीजर है वो बेसिकली मेनली अराइज होता है थैलमस में। अब थैलमस का हमें पता है कि उसमें अबंडेंट ऑफ टी टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं।
अब जब टी टाइप कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होते हैं तो उस टाइम जो हमारे पास एब्सेंट सीजर प्रोड्यूस होता है। अब जो एथोसक्सीमाइड है ये उन कैल्शियम चैनल पे जाके अफेक्ट करेंगे और कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स जो है थैलेमिक न्यूरॉन में उसको डिक्रीज़ कर देंगे। एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास एब्सेंट सीजर का ऑनसेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इसमें जो एडवर्स इफेक्ट है हमारे पास सक्सीनामाइड्स के, वो बेसिकली डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट जो कि अवॉइड हो सकते हैं कि अगर हम उससे डोज को मैनेज कर दें। तो ये इसमें है जीआई कंप्लेंट्स आती हैं, ठीक है, जिसमें नोज़िया आ गया, वॉमिटिंग आ गई, इसके अलावा एनोरेक्सिया होता है। उसके बाद हमारे पास जो सीएनएस के इफेक्ट्स होते हैं, लेथार्जी हो गई, ठीक है, उसके बाद फैटीग होगी, डिजीनेस होगी, हेडेक हो गया, यूफोरिया हो गया, उसके बाद स्किन रैशेस जाते हैं, इचिंग होती है, ठीक है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है हमारे पास सक्सीनामाइड के। अब जो नेक्स्ट हम ड्रग डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ वेल्पोरिक एसिड या सोडियम वेल्पोरेट, ठीक है। अब ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम कभी अकेले भी यूज़ करते हैं, कभी किसी और ड्रग के साथ कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं टू ट्रीट द डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर्स, ठीक है, जिसमें पार्शियल सीजर आ जाता है, एब्सेंट सीजर आ जाता है और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर आ जाता है। बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। उसके अलावा इसे हम नॉन सीजर इंडिकेशंस भी होती हैं, लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर में इसको हम यूज़ करते हैं, हेडेक्स के लिए, माइग्रेन्स के लिए समटाइम यूज़ करते हैं। अब जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो कुछ हद तक जो है वो फिनाटोइन और कार्बामेज़ापिन की जैसा है, ठीक है। कैसे कि ये भी जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है उसको रिकवरी जो है फ्रॉम द इनएक्टिवेशन उसको प्रोलॉन्ग कर देता है या स्लो कर देता है। जब ये होगा एज अ रिज़ल्ट जो है वो एक्साइटेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, उसकी वजह से सीजर्स का ऑनसेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड जो इफेक्ट ये करता है ये इंक्रीज़ करता है जो गैबा है दैट इज़ गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, उसका लेवल ब्रेन में इंक्रीज़ कर देता है। और गैबा का फंक्शन क्या है कि ये इनहिबिटिव न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिशन कॉज करता है, जिसकी वजह से ऑनसेट ऑफ सीजर डिक्रीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये जो है वेल्पोरेटेड जाके एक्ट करता है टी टाइप कैल्शियम आयन चैनल जो प्रेजेंट है थैलेमस में। जब उस पर जाके एक्ट करेगा तो जो कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स है इन द थैलेमिक न्यूरॉन उसको डिक्रीज़ कर देगा, तो इसलिए इसे हम यूज़ करेंगे फॉर द एब्सेंट सीजर। अब जो एडवर्स इफेक्ट है वेल्पोरिक एसिड का वो हमारे पास क्या है, डोज रिलेटेड में नोज़िया आ जाता है, वॉमिट आ जाती है, जीआईटी डिस्टर्बेंस आ जाती है। उसके अलावा इंक्रीज एपेटाइट है, वेट गेन हो जाता है, सेडेशन होती है, हेयर लॉस जाता है और टेट्रोजेनिक इफेक्ट होते हैं, ठीक है। टेट्रोजेनिक इफेक्ट्स में क्या आ जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं, स्पाइना बिफिडा आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्लिनिकल यूज़ ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं कि वेल्पोरिक एसिड जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये हमारे पास यूज़ होता है फॉर द पार्शियल सीजर, एब्सेंट सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर, और जो नॉन सीजर इंडिकेशन है वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, माइग्रेन है, हेडेक है। अब अभी तक हमने डिस्कस किया था अबाउट द ओल्डर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। जो न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं ये इक्वली अफेक्टेड हैं एज ओल्डर बट दे आर बेटर टॉलरेटेड। लेकिन सारे के सारे जो न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं दे आर एक्सपेंसिव, ठीक है। अब जो न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं दे इंक्लूड फेल्बामेट, गाबापेंटीन, लिमोट्रिगीन, लेवेटोरासेटाम, टोपिरामेट, टियागापीन, जोनिसमाइड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिमोट्रिगीन को। लिमोट्रिगीन को हम अकेले भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी के साथ कंजक्शन में कंबाइन करके भी हम दे सकते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो दैट इज़ सेम लाइक अ फेनाटोइन। ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है सोडियम आयन चैनल को, ठीक है, और सप्रेस करता है रैपिड फायरिंग ऑफ न्यूरॉन को, जिसकी वजह से सीजर्स को ऑनसेट है उसको डिक्रीज़ कर देगा। इसके अलावा ये डिक्रीज़ करेगा साइनेप्टिक रिलीज़ ऑफ द ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट हमने पढ़ा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जब उसके रिलीज़ को ही ब्लॉक कर देगा बिफोर के, जब ग्लूटामेट जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होगा उससे पहले ही ग्लूटामेट का रिलीज़ ब्लॉक हो जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक्साइटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी और सीजर का ऑनसेट रिड्यूस होगा। लिमोट्रिगीन इफेक्टिव है पार्शियल सीजर्स के लिए भी, जर्नलाइज सीजर्स के लिए भी। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट द सीजर्स जो अराइज करते हैं बेसिकली अडल्ट्स में और चिल्ड्रन में ड्यू टू लेनॉर्ड-गैस्टर्ड सिंड्रोम की वजह से। अब जो लिमोट्रिगीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें डिजीनेस आ जाता है, हेडेक आ जाता है, एटेक्सी आ जाता है, विजन प्रॉब्लम आ जाता है और स्किन रैशेस आ जाते हैं।
अब हमारे पास नेक्स्ट ड्रग दैट इज़ अ टोपिरामेट। टोपिरामेट को हम कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं विद अदर ड्रग्स टू ट्रीट द पार्शियल सीजर्स, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, या वो सीजर जो अराइज करते हैं ड्यू टू द लिनॉक्स गैस्ट्रिक सिंड्रोम की वजह से इन अडल्ट्स, तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टोपिरामेट। अब जो लिनॉक्स गैस्ट्रिक सिंड्रोम है ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत रेयर सिंड्रोम है जो 3 to 5 ईयर ऑफ एज में स्टार्ट होता है और परसिस्ट करता है इनटू द चाइल्डहुड। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल कॉन्करेंट टाइप सीजर टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसमें कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो जाता है और ईईजी पे एक स्लो स्पाइक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब टोपिरामेट का अगर हम जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ फेनाटोइन एंड कार्बाजेपिन, ठीक है। ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है जो इनएक्टिवेट स्टेट में जो हमारे पास सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल है उसकी जो रिकवरी है फ्रॉम द इनएक्टिव स्टेट उसको स्लो कर देता है फेनाटोइन की तरह। उसकी वजह से क्या है कि सोडियम आयन चैनल जो है वो उसकी सोडियम आयन की इन्फ्लक्स नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल की प्रोपगेशन नहीं होगी और सीजर्स का ऑनसेट नहीं होगा। इसके अलावा ये क्या करता है, ये जो इनहिबिटरी इफेक्ट है गैबा का उसको इन्हांस कर देता है और जो एक्साइटेटरी इफेक्ट है ग्लूटामेट का उसको ब्लॉक कर देता है। अब टोपिरामेट के जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट हैं वो डिजीनेस आ जाता है, सेडेशन है, फटीग है, एटेक्सिया है, और जो इसके क्लिनिकल यूजेस हैं वही हमने पढ़ा है कि कम्बिनेशन में देते हैं हम बाकी ड्रग्स के टू ट्रीट द पार्शियल सीजर, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, या वो सीजर जो लिनॉक्स गैस्ट्रिक सिंड्रोम की वजह से राइज करें उनके लिए। उसके अलावा इसे हम कभी कभार जो है वो माइग्रेन हेडेक्स के लिए भी देते हैं। लेकिन अगर एक्यूट मायोपिया हो जाए या ग्लूकोमा हो जाए तो उसकी वजह से हमें इस ड्रग का विड्रॉल करना पड़ता है क्योंकि वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब जो नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास दैट इज़ फेल्बामेट। अब फेल्बामेट जो है वो अफेक्टेड ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्शियल सीजर इन अडल्ट इन चाइल्डहुड। इसके अलावा मल्टीपल अदर टाइप ऑफ सीजर्स के लिए भी यूज़ होता है, स्पेशली सीजर्स जो हमारे पास लिनॉक्स गैस्ट्रिक सिंड्रोम की वजह से राइज करें इन चिल्ड्रन, उसमें ये यूज़ होता है। अब जो फेल्बामेट है ये बाइंड करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट है ब्रेन में, ठीक है, NMDA रिसेप्टर्स जो है एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स, उनके साथ ये बाइंड करेगा और ब्लॉक करेगा अफेक्ट ऑफ एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड सच एज ग्लूटामेट। जब ये अमाइनो एसिड जो एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट की तरह उसके जब रिड्यूस कर देगा उसका इन्फ्लुएंस ही, तो एज अ रिजल्ट जो सीजर्स की एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास, ये कॉज करता है ए प्लास्टिक एनीमिया जिसमें बॉडी जो है वो स्टॉप कर देती है प्रोडक्शन ऑफ द इनफ न्यू ब्लड सेल्स, ठीक है, वो कॉज करता है। इसके अलावा लिवर जो है उसका फेलियर कॉज कर देता है, तो इसलिए हम फेल्बामेट को ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते। ये तभी देते हैं जब जो है वो स्वेयर एपिलेप्सी हो और बाकी एंटी सीजर ड्रग को पेशेंट रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, तो तब हम जो है वो फेल्बामेट देते हैं। इसके अलावा जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डिजीनेस है, हेडेक है, इंसोम्निया है, GI प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एनोरेक्सिया आ जाता है, जो है वो नोज़िया है, वॉमिट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जोनिसमाइड। इसका भी फंक्शन सेम है कि जो इनएक्टिवेटेड सोडियम आयन चैनल है उस पे जो है वो उसकी जो रिकवरी है वो उसको स्लो कर देता है, जिसके रिजल्ट में इनहिबिशन हो जाती है रिपीटेटिव फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स की। इसके अलावा ये इनहिबिट करता है T टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल को जो थैलेमस पे प्रेजेंट है। एज अ रिज़ल्ट जो है ये हम यूज़ करते हैं इसको जो है एब्सेंट सीजर्स के लिए, क्योंकि थैलेमस में जो है वो एब्सेंट सीजर अराइज कर रहा है वहाँ से। उसके अलावा हम इसे जो है वो कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं बाकी मेडिकेशंस के टू ट्रीट द पार्शियल सीजर्स इन एडल्ट। अब जो जोनिसमाइड है ये बेसिकली फेयरली वेल टॉलरेटेड है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सिडेशन है, एटेक्सिया है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, फटीग है। अब इसके अलावा जो जोनिसमाइड बेसिकली एंटी सीजर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो क्या करता है कि गैबा जो है उसका रिलीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देता है और ग्लूटामेट के रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है। अब नेक्स्ट जो है बेसिकली गैबापेंटीन है। गैबापेंटीन जो है वो डिफरेंट अदर ड्रग्स के साथ कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं हम टू ट्रीट द पार्शियल सीजर्स या वो सीजर जिन पे जो बाकी कोई ट्रीटमेंट जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिन सीजर्स ने, ठीक है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं अडल्ट और चिल्ड्रन में। इसके अलावा अब गैबा नाम से पता चल रहा है गैबापेंटीन, तो गैबा जो एगनिस्ट है उसमें ये एक्ट करता है। उसके अलावा जो है ये बेसिकली इनहिबिट करता है कैल्शियम आयन चैनल्स को, ठीक है, इन अ प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, जो कैल्शियम की एंट्री को प्रिवेंट करेगा। उसकी वजह से जो है वो हमारे पास जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, उसका रिलीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और इसके साइड इफ़ेक्ट में भी हमारे पास सिडेशन आता है, फटीग आता है, डिजीनेस आता है और एटेक्सिया आता है।
अब नेक्स्ट हमारे पास लिकोसामाइड है। लिकोसामाइड को अप्रूव किया था 2008 में, ठीक है। उसके बाद जो है ये बेसिकली कम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है इन ट्रीटिंग द पार्शियल ऑनसेट सीजर, ठीक है। अब ये भी बाकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की तरह क्या करता है, जो सोडियम आयन चैनल है उसकी जो इनएक्टिवेशन है उसको प्रोलॉन्ग कर देता है। अब नेक्स्ट जो लेवेंडरासिटैम है वो हम यूज़ करते हैं कम्बिनेशन में, कंजंक्शन में बाकी ड्रग्स के, ठीक है, टू ट्रीट द पार्शियल ऑनसेट ऑफ द सीज़र, ठीक है, अडल्ट में। और या टोनिक क्रोनिक सीजर्स को हम ट्रीट करते हैं 6 ईयर या उससे ओल्डर एज के पेशेंट में, या मायोक्लोनिक सीजर्स को ट्रीट करते हैं इन अडल्ट में। सेम ये भी क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है गैबा जो इनहिबिशन है उसको, और साथ में स्टेबलाइज करता है सोडियम चैनल को। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो सिडेशन है, डिजीनेस है और जनरलाइज वीकनेस है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ द टियागोबिन, ठीक है। ये हमारे पास यूज़ करते हैं, हम इसे प्राइमरी यूज़ करते हैं इन कम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स, ठीक है, अडल्ट में या चिल्ड्रन में ओवर द एज ऑफ 12, ठीक है, फॉर द ट्रीटिंग द पार्शियल सीजर। अब जब गाबा जो है वो रिलीज़ हो जाता है हमारे पास जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है वहाँ से, तो ये क्या करता है, ये री अपटेक जो गाबा का है ना उसको इनहिबिट करता है कि वापस इसको नहीं आने देता। इसकी वजह से जो गाबा है ना ये हमारे पास एक्टिव रहता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब जो इसमें जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डिजीनेस है, वीकनेस है, ठीक है, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस है जिसमें एंग्जाइटी आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। अब लास्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये एक टाइप ऑफ ड्रग्स हैं जिनको हम देते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। ऐसी कंडीशन जब 30 मिनट्स के लिए पेशेंट को रिकरेंट सीजर्स हो रहे हैं विदाउट एनी गेन ऑफ कॉन्शियसनेस इन बिटवीन, तब हम देते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। अब जो स्टेटस एपिलेप्टिकस में हमारे पास आती हैं द फर्स्ट लाइन ड्रग जो है दैट इज़ डियाज़ेपिन, जिसे हम इंट्रावीनसली देते हैं। उसके अलावा फॉस्फेनाटॉइन है, फिनाटॉइन है। उसके बाद अगर ये तीनों ड्रग्स फेल हो जाती हैं तो हम देते हैं इंट्रावीनसली फिनोबार्बिटॉन। फिर उसके बाद हम जनरल एनेस्थेटिक देते हैं दैट्स थायोपेंटोन सोडियम, वो भी इंट्रावीनसली हम देते हैं। अब बेसिकली हमने डिस्कस किया द स्टेटस एपिलेप्टिकस हम तब देते हैं जब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिकरेंट जो है बार बार जो है वो हमारे पास सीजर्स हो रहे हैं विदाउट एनी गेन ऑफ द कॉन्शियसनेस इन बिटवीन, जो है एटलीस्ट ये टाइम जो है वो 30 मिनट का होना चाहिए। अब जो इतना प्रोलॉन्ग सीजर की एक्टिविटी है ये क्या करेगा, ये न्यूरोनल डैमेज कॉज करेगा। अब जिसमें मोस्ट कॉमन होते हैं वो बेसिकली जनरलाइज टोनिक क्लोनिक स्टेटस एपिलेप्टिकस आती है, ठीक है, जिसमें जो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। अब बेसिकली जो ये कंडीशन है ये हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसमें हम जो भी ड्रग्स देंगे वो इंट्रावीनसली ही देंगे, ठीक है। जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंट्रावीनसली है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग या ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज़ डियाज़ेपिन, ठीक है। अब डियाज़ेपिन की जो हाफ लाइफ है वो बहुत थोड़ी है, बहुत शॉर्ट है, तो इसे अब हम देंगे हर 20 to 30 मिनट्स के बाद। और इसकी डोज जो है वो 5 to 10 mg होगी, या मैक्सिमम डोज जो देंगे हम इसको 20 to 30 mg देंगे इन अडल्ट्स। लेकिन इसको हम हर 20 to 30 मिनट के बाद रिपीट करेंगे क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। उसके बाद सेकंड ड्रग दैट इज़ लोराज़ेपैम, ये भी जो है वो हम देंगे, इसका डोज जो है वो 2 to 6 mg देंगे, ठीक है। और इसको भी रिपीट करेंगे 20 to 30 मिनट्स के बाद क्योंकि इसका भी हाफ लाइफ शॉर्ट है। अब टू प्रिवेंट के बार बार हम इस ड्रग को देते रहें तो हम यूज़ करते हैं द ड्रग विद अ ग्रेटर हाफ लाइफ, फिनाटॉइन या फॉस्फेनाटॉइन। अब अगर जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जो अब अभी तो ड्रग्स पड़ी हैं उनमें, तो हम उसके बाद देते हैं फिनोबार्बिटॉल, जिसकी डोज बहुत ज़्यादा हाई है 100-200 mg, तो इसे हम देते हैं इंट्रावीनसली। अब फिनोबार्बिटॉल जब भी हम पेशेंट को देते हैं तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें वेंटिलेटर अरेंज करना है, क्योंकि फिनोबार्बिटॉल का एक हमारे पास जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये कॉज करता है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। अब उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है वो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक होते हैं जिसमें थायोपेंटोन होता है, ठीक है। तो जब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच जाता है तो हम उसमें इंट्रावीनसली एनेस्थेटिक दे देते हैं। At the last but not least, important questions for FUIC students are mentioned in description box. Thank you.